श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है पहलगाम। पहलगाम वो इलाका है, जब कभी अगर आप अमरनाथ यात्रा वगैरह करने जाएंगे या फिर अगर आप कश्मीर वगैरह घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहलगाम में टूरिस्टों को रोकने के लिए, उनके इकट्ठा होने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है और वहाँ पर टूरिस्ट रुकते हैं और वहाँ से वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। पहलगाम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि पहाड़ पर है। थोड़ी सी ऊंचाई से जाना पड़ता है, खच्चर वगैरह या पैदल रास्ता वहाँ पर जाने के लिए भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, जिसे बाइसरन घाटी के नाम से जाना जाता है। ये बाइसरन घाटी अपनी खूबसूरती के लिए इतना ज़्यादा फेमस है कि लोग अगर कश्मीर गए तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बाइसरन घाटी का नज़ारा अपनी आंखों से न देखें। उसकी खूबसूरती बेमिसाल है यार। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। वो पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। उन पहाड़ों की तलहटी में वो पेड़ों की झाड़ियाँ, वो खूबसूरत मैदान, वो लेवेंडर का पेड़, लोग वहाँ देखने जाते हैं, उन खूबसूरत नज़ारों का अपनी आंखों से फील करते हैं। कई ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी गर्मी की छुट्टियां या अपने परिवार के साथ वहाँ पर पिकनिक मनाने, कुछ ऐसे नए शादीशुदा कपल अपनी पत्नियों के साथ हनीमून मनाने वहाँ पर पहुँचते हैं। और एक ऐसी घटना घटित हो जाती है 22 अप्रैल 2025 को, जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया है। कुछ मजहबी आतंकवादियों के द्वारा ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या की गई है जिन्हें केवल धर्म के आधार पर उन्हें चिन्हित करके गोलियां मारी गई हैं। उन लोगों के गुप्तांगों को चेक किया गया है, बाकायदे की चेक कर करके उन लोगों को गोली मारी गई है कि तुम किस मजहब के हो, तुम्हें कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता है। ये सब सारी चीज़ें चेक करके उनको बाकायदे गोली मारी गई है। गोली सीने में और दिमाग में यहाँ पर मारी गई है, यहाँ मारी गई है, उनके गुप्तांगों में गोली मारी गई है, किसी की छातियों को चीर दिया गया है। इतनी भयावह मौत दी गई है। कुछ ऐसे परिवार जिनकी अभी अभी शादियां हुई हैं, हाथों से मेहंदी का रंग नहीं छूटा है और उनके सामने उनके पति को गोली मार दी गई है और केवल पुरुषों को निशाना बनाया गया। और ये कह करके भी निशाना बनाया गया है कि जा मोदी को बता देना, अपनी सरकार को बता देना, हम आए थे, हमने मारा है, जो करना है वो कर लेना, जो तुमसे बन सके वो कर लेना। ये कह करके वहाँ गोली मारी गई और 1 घंटे तक ये पूरे तांडव को वहाँ पर खेला गया था उन मजहबी आतंकवादियों के द्वारा। उनमें से ही जिसे सबसे पहले गोली लगी, उन लगभग 2 से 2,500 हज़ार लोग वहाँ पर अपने आप को जमा किए हुए थे। लगभग कोई पिकनिक मना रहा, कोई सेलिब्रेट कर रहा, क्योंकि भारत के कश्मीर में स्थितियाँ 2020 के बाद बहुत नॉर्मल हो चुकी थी। लोग वहाँ जा रहे थे और ऐसा आंकड़ा भी निकल कर के आया था कि 2020 के बाद 2024 में लगभग 2 करोड़ सैलानी कश्मीर घूमने गए थे। और लोग अभी अगर विदेश नहीं जा पा रहे हैं या किसी के पास नहीं क्षमता, तो वो कश्मीर को प्रेफर करते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, उन वादियों का लुत्फ़ उठाने जाते हैं। और इसी बीच एक शिवम द्विवेदी का परिवार था जिसमें कुल 11 लोग प्लानिंग करते हैं उस कश्मीर की वादियों को घूमने का। उसमें शिवम द्विवेदी के पापा, माँ, भाई, बहनोई, पत्नी, ये सारे लोग, लगभग 11 लोग पैकिंग वगैरह करके उस श्रीनगर के लिए निकलते और वहाँ अलग अलग जगहों पर लोग घूम रहे थे। 22 अप्रैल 2025 को शिवम द्विवेदी और उसकी पत्नी ईशान्या, ये दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना हम लोग वही बाइसरन घाटी पे चला जाए। वहाँ से ये लोग खच्चर बुक करते हैं, खच्चर पर चढ़ करके धीरे धीरे उस बाइसरन घाटी की चढ़ाई को चढ़ते हैं। वहाँ पर चढ़ने के बाद अब थोड़ी चढ़ाई कठिन होती है तो लोगों को नॉर्मल है, भूख प्यास वगैरह लगती ही है। जब उस चढ़ाई पर अगर आप चढ़िएगा तो वहाँ पर खाने पीने का कोई ऐसा खास इंतज़ाम नहीं होता। वहाँ के जो लोकल हैं वो आपको मैगी वगैरह या कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पानी की कुछ बोतलें वगैरह वहाँ वो रखते हैं, वो बेचते हैं और वही आपको वहाँ पर खाने पीने मिलेगा। तो शुभम द्विवेदी और उसकी पत्नी ईशान्या, ये दोनों को भी भूख लग चुकी थी। तो ये दोनों, सामने एक तिरपाल लगा हुआ होटल, वहाँ पर बस तिरपाल लगा दिया जाता है मैदानों में, उसके नीचे 4 कुर्सियाँ, कुछ टेबल वगैरह रख करके उसे होटल बना दिया जाता है और उसमें ये लोग फटाफट मैगी वगैरह बना करके बेचते हैं। तो शिवम द्विवेदी और उसकी पत्नी, ये दोनों भी उसी तरीके से एक दुकान पर गए, भैया मैगी बना दीजिए, फटाफट भूख लगी है। मैगी वाला भी बोलता है, बनाने वाला, कि भैया आप कुछ देर बैठो, बन जाती है तो मैं देता हूँ।
शिवम द्विवेदी आकर के बैठता है, पत्नी जो थी मैगी ले करके शिवम द्विवेदी के पास आ रही होती है, तभी शिवम द्विवेदी के कंधे पर एक आदमी हाथ रखता है और पूछता है, क्या तुम मुसलमान हो? शुभम द्विवेदी तुरंत उसके हाथों को झटक देता है और बोलता है, ये क्या सवाल है? पीछे मुड़ करके देखता है तो सामने एक व्यक्ति है जो कि वर्दी में है, ऐसा लगता है कि कोई सेना का जवान है और उसके हाथों में बंदूक है। लेकिन उसे अटपटा लगता है कि यार ये कैसा सवाल है, आर्मी का जवान है और इस तरीके से सवाल पूछ रहा। तब तक शिवम द्विवेदी की पत्नी ईशानिया वहाँ पर आ जाती है और पूछती, क्या बात है भैया? तो वो व्यक्ति फिर से कहता, क्या तुम मुसलमान हो? शुभम द्विवेदी की पत्नी कहती, भैया हम मुसलमान नहीं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहती है। और जैसे ही उसके शब्द ये उस व्यक्ति के कानों में पहुंचते हैं, वो तुरंत अपनी बंदूक की गोली शिवम द्विवेदी के माथे में उतार देता है और ऑन द स्पॉट शुभम द्विवेदी की मौत हो जाती है। और ये सब नज़ारा उस शुभम द्विवेदी की पत्नी के सामने होता है जिसकी मात्र 2 महीना पहले शादी हुई थी। अब आप एहसास करके देखिए कि एक पत्नी जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई है और उसके सामने उसके पति को गोली मारी गई और वो पत्नी कुछ नहीं कर पाई, गोली मार दी जाती है। वो पत्नी फपक पड़ती है, रोना शुरू कर देती है। वो कहती, भैया क्यों मारा? अभी भी वो भैया भैया कर रही है। अगर मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, मैं जी करके क्या करूँगी जब पति ही नहीं रहा। वो सामने से वो व्यक्ति कहता है कि तुमको मैं नहीं मारूंगा, तुम जिंदा रहोगे और जा करके मोदी को बता देना कि किसने मारा है और कैसे मारा है। जा करके अपनी सरकार को बता देना, जो करना होगा वो कर लेंगे। ये उन लोगों के अंदर ये इस तरीके की नफ़रत भरी हुई थी, इतना घमंड अपने ऊपर था। वो ये सोच करके आए थे कि यहाँ पर हम मौत का तांडव खेलेंगे और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और वाकई उस 1 घंटे में उन्हें कोई कुछ नहीं कर पाया। इसी तरीके से एक परिवार है विनय नरवाल का। विनय नरवाल जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर है। अभी लगभग 2-3 साल पहले उसकी ज्वाइनिंग लगी थी विनय नरवाल, और लगभग 16 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी। सोच करके देखिए कि हिमांशी नरवाल के साथ 16 अप्रैल को उसकी शादी होती है। ये दोनों पति पत्नी यूरोप के लिए हनीमून के लिए यूरोप को बेस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं कि हम दोनों यूरोप चलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में वीज़ा जो होता है वो मिल नहीं पाता, वीज़ा क्लियर नहीं हो पाता है। तो विनय नरवाल कहता है कि क्यों ना वो यूरोप से अच्छा अपना कश्मीर है, कश्मीर घूम लिया जाए, बेहतर जगह है और ख़ूबसूरत है। वो सारी चीज़ें जो यूरोप में मिलेंगी वो अपने कश्मीर के मिनी स्विट्ज़रलैंड में मिलेगी, उस बायसरन घाटी में देखने को मिलेगी जो यूरोप में नहीं देखने को मिलेगी। और ये दोनों पति पत्नी लेफ्टिनेंट, वो बंदा अकेले इतना दम रखता है ना कि अगर आमने सामने की लड़ाई हो, 6 फुट 2 इंच का वो बंदा था विनय नरवाल। अगर आमने सामने की लड़ाई हो ना तो 2-3 बंदों को अकेले वो फाड़ के रख देगा, ये उसकी क्षमता थी। उस बंदे को उसकी पत्नी के सामने सर में गोली मारी गई थी। पूछा गया था, कलमा पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो तो पढ़ करके दिखाओ। आखिर खून तो फौज का था ना। नहीं पढ़ सकते, गर्व से बोला, नहीं आता है। और क्यों पढ़ें, कौन होते हो तुम? और गोली मार दी सीने में। ये हरकतें की गई हैं वहाँ पर। उसी तरीके का एक परिवार है मंजूनाथ, आपने वीडियो भी देखा होगा मंजूनाथ का। वो परिवार हंसता खेलता हुआ परिवार, 2 पति पत्नी कर्नाटक के रहने वाले। वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। इनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये टूटी फूटी हिंदी में लोगों को उस बायसरन घाटी, उस श्रीनगर के नज़ारों को फील करवाने की कोशिश कर रहे थे कि अपने भारत के लोग वहाँ पर पहुँचे टूरिस्ट के रूप में, जिससे वहाँ पर लोगों का आमदनी बढ़े, वहाँ रोजगार बने। और उन पति पत्नियों में से उसके पति को मार दिया जाता है, मंजूनाथ को। बाकायदा उनके पैंट को उतरवा करके चेक किया जाता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। और जब ये कन्फर्म हो जाता है कि ये दूसरे मजहब का व्यक्ति है, उसके गुप्तांगों में गोली मारी जाती है, उसके सीने में गोली मार दी जाती है, उसके सर में गोली मार दी जाती है। ये इस तरीके का कृत्य किया गया है वहाँ पर।
एक दो नहीं है, इसमें लगभग 26 ऐसे निर्मम पुरुषों को गोली मारी गई है जो बाकायदे वहाँ पर निहत्थे थे, जो वो जिन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उन्हें अपनी सरकार पर, उन्हें अपने सेना पर भरोसा था कि अब हमें कश्मीर में कोई छू भी नहीं सकता है। उन मासूम लोगों को उनके परिवार के सामने, उनकी पत्नियां, उनके बाल बच्चों के सामने गोली मारी गई। उन बाल बच्चों का सोच करके देखिए कि किसी के सामने अगर उसके बाप को गोली मारी जा रही है तो उसको कैसा एहसास होता है। यहाँ अगर हमारे बाप को कोई तू ता कर देता है तो हमारा खून खौल उठता है, और वहाँ उनके बाप को गोली मारी जा रही है और वो वहाँ अनाथ हो रहे हैं, उनकी माएँ विधवा हो गई हैं। अब सोचिए वो ज़िंदगी कितनी पहाड़ बनेगी। इसी में एक परिवार था, दिनेश मिरानिया, जो कि रायपुर के अच्छा खासा बड़े स्टील कारोबारी थे। बेटा, बेटी, पत्नी और खुद, ये लगभग 4 लोग गए हुए थे उसी बाईसरन घाटी पर घूमने, उस जगह को फील करने, और क्या मिली? यहाँ गोली, यहाँ मारी गई है गोली। उसी तरीके से एक मनीष रंजन है, आईबी ऑफिसर हैं, आईबी। पूछा गया, बाकायदे आइडेंटिटी कार्ड दिखा, अपना पहचान पत्र दिखा। बिहार के रहने वाले हैं मनीष रंजन। 2 बच्चों के सामने उनको गोली मारी गई है। पूछा गया हिंदू हो या मुसलमान हो, जैसे ही सुना कि हाँ हमारे मजहब का नहीं है, ये दूसरे मजहब का, गोली मार दी गई। ऐसे ऐसे निर्मम तरीके से गोली मारी गई है। उसी में एक है शैलेंद्र कलथिया, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। अभी उनका एक छोटा सा मासूम बेटा, जिसका आपने इंटरव्यू अगर नहीं सुना हो तो उसको जा करके सुनिए, देखिए कि कहा जाता है ना, बच्चे झूठ नहीं कहते हैं किसी भी घटना को लेकर के। और हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म का जो चोला ओढ़ करके जो घिनौना काम आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो चला रहे ना, सेक्युलरिज्म का खेल, गंदा खेल खेल रहे हैं। वो उन वीडियो को जा करके देखिए और तब आपको एहसास होगा कि वाकई हुआ क्या है। हम और आप बस केवल जातियों में बटे हुए हैं, बस जातियों में बट करके अपने और अपने परिवार की राजनीति, अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। देश को पीछे रख दिया हम लोगों ने अपनी जातिगत राजनीति के चक्कर में, कि हमारी जात का ही केवल आगे बढ़े, देश बाद में बढ़ना चाहिए। इस तरीके की अब हमारी मानसिकता हो गई है देश को लेकर के। वो बेटा बोलता है कि हम लोग मम्मी पापा के साथ उस बाईसरन घाटी पर मौजूद थे और तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और हम लोग डर करके छिप जाते हैं सेफ जगह में देख करके कि यहाँ ये लोग नहीं आएंगे। और वहाँ भी वो दोनों आतंकवादी, कहता है 2 आतंकवादी वहाँ भी पहुँच जाते हैं। टोपी लगाए हुए थे, सामने सर पर कैमरा लगा हुआ था, जिससे वो मौत के तांडव का लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे और अपने आकाओं को वो वीडियो दिखा रहे थे कि देखो हम कैसे इन लोगों को मार रहे हैं। कहता है कि वो आए और मेरे पापा से पूछें कलमा पढ़ना आता है। उस भीड़ में से लोगों को कहा गया एक तरफ हिंदू हो जाओ, एक तरफ मुसलमान हो जाओ, और अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ना आता है तो पढ़ करके दिखाओ, और जो नहीं पढ़ पाया उनको गोली मार दी गई, और जिन्होंने अपने आप को हिंदू बताया उन्हें गोली मार दी गई। उस बेटे के सामने उसके बाप को गोली मार दी गई और वो बच्चा पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को कभी भूल पाएगा? बदला हम ठीक है, बदला तो हम ले लेंगे कभी भी, लेकिन बदले से पहले क्या हम ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर सकते हैं जिससे इस तरीके की घटनाएं भविष्य में न घटित हों? आखिर क्यों हम अपने देश में ही बेगाने बने हुए हैं? हम अपने देश में ही उन जगहों पर नहीं जा सकते हैं। आज भी हम अमरनाथ यात्रा जाने के लिए डर लगता है कि पता नहीं किस छोर से, कहाँ से कोई हमें निशाना बना जाए और एक उस पल में हमारी अंतिम सांस, अंतिम घड़ी आ जाए। कोई नहीं जानता है। सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, कई लाख हमारे पास सैनिक हैं, सब कुछ है, लेकिन वो भरोसा ही नहीं है। हम अपने देश में अमरनाथ यात्रा के लिए हमें इतनी बड़ी बड़ी फौज की सेनाएं लगानी पड़ जा रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा लगता है कि जहाँ अमरनाथ यात्रा करने वालों से ज़्यादा वहाँ पर सिपाहियों की, फौजियों की संख्या दिखाई देती है। आखिर इसका क्या मतलब है? अरे एक बार तांडव हो जाए, हो जाना चाहिए फैसला,
ऑन द स्पॉट आर या पार। खैर, भारत ने भी इसके लिए जवाबी कार्रवाई भी काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दी है, और जैसा सरकार से नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद की जा रही थी, उन्होंने भी वैसी कार्रवाई शुरू की है। अपने अपने स्तर से हर पार्टियां, चाहे वो किसी भी दल की हो, वो सभी सरकार के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। और जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो मरने वालों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दे रही है, और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए का भी ऐलान किया गया है, और जो हल्के फुल्के घायल उनको 1 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की सरकार देगी। और अभी खैर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं आई है, लेकिन हाँ, रिलायंस की तरफ से बताया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो भी घायल हैं उनका मुफ्त इलाज रिलायंस के अस्पतालों में करवाया जाएगा। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग फर्म और सरकार जो लोगों की मदद कर रही है, वहाँ जो भी घायल हुए हैं, जो भी इंजर्ड परिवार, उन सभी को सरकार की तरफ से सांत्वना और जो भी सहायता है वो प्रदान की जा रही है। और सरकार भी बहुत ऐसे ठोस कदम उठा रही है जिसका हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सिंधु नदी समझौता था, जल संधि समझौता, उसको रद्द करना। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज नहीं 2-2, 3-3 वार हुआ, लेकिन उन वारों में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई थी जब इस संधि को रद्द किया गया था एक तरफा। और इस संधि को रद्द करने का मतलब होता है पाकिस्तान की तरफ से कि ये डायरेक्ट वॉर है, जंग है। तो हाँ, हमने जंग शुरू कर दी है, आओ तुम्हारे अंदर औकात है, तुम हमसे लड़ करके ले जाओ पानी, देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है, पता चल जाएगा। उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं उन सभी को भारत को छोड़ देने के लिए कहा गया है अगले 48 घंटों में। और जिनका भी दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है ना, उनको मेरी तरफ से कहना है कि तुम भी इसी बहाने निकल जाओ पाकिस्तान। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ये मुल्क है ही नहीं जब तुम्हारा दिल और अपनी धड़कन जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़क रही है। तो यहाँ रह करके कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, बहुत गुस्सा है मन में, बहुत। आपकी क्या राय है इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।